हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुड बुतेला एजुकेशन। आज हम जानने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। सभी अपनी प्रिपरेशन जो है कोई बुक से, कोई जैसे कोचिंग या फिर कोई ऑनलाइन क्लासेस से हम करते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है एमसीक्यू। अगर हम एमसीक्यू प्रैक्टिस कंटिन्यू कर रहे हैं तभी हमारी प्रिपरेशन अच्छी मानी जाती है और हम कितने एमसीक्यूज़ हैं जो सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे सभी प्रिपरेशन अपने एग्ज़ाम के हिसाब से करते रहते हैं, तो आज हम एक ऐसे क्वेश्चंस लेकर आए हैं 10 क्वेश्चन। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो अगर आप इन 10 क्वेश्चन में से भी 8 क्वेश्चन का भी सही सही आंसर देते हैं तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी मानी जाएगी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर एग्ज़ाम में रिपीटेड हैं और ये ऐसे लॉजिकल टाइप क्वेश्चंस रहते हैं जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो आगे भी ऐसी वीडियोज़ आएंगी, तो आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें, जिससे अदर स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिल जाए, और चैनल सब्सक्राइब भी कर लें जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपको जितनी भी वीडियो है, लीगल अपडेट्स हैं, केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो सभी आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन है जो इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में भी होगा आपके लिए, तो दोनों ही स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगी। तो पहले हम हिंदी में देख रहे हैं कि गैर जमानती अपराध का क्या अर्थ है। तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है कि इसका मतलब जमानती के अलावा कोई अन्य अपराध, गैर जमानती अपराध में जमानत सही नहीं है, जमानत न्यायालय का विवेक है, या उपरोक्त सभी। तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन है, आंसर आपको बताना है, कमेंट में बताना है कि आपके कितने आंसर राइट्स हैं। फिर आता है आपके लिए इसका ही इंग्लिश में, कि इंग्लिश में क्वेश्चन कैसे होगा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो ये आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, तो इसमें से जो राइट आंसर है वो क्या होगा। तो आप जैसे हिंदी मीडियम है और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं, उनको बताना है कि कौन सा आंसर राइट होगा। ठीक है, और जिसका आंसर राइट है वो डी है। ठीक है, और ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या है, तो ये सीआरपीसी का क्वेश्चन है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और आप कमेंट में भी बताइएगा कि आपने जो सोचा वो आंसर ठीक था क्या आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल प्रक्रिया संहिता में निम्नलिखित में से कौन सा नोटिस दिए जाने पर निरीक्षण के समय से संबंधित है। तो ये सीपीसी का क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन है कि जो इसमें ऑर्डर 16 है और कुछ रूल्स भी दिए हुए हैं। तो ये ऑप्शन है, अब हम इंग्लिश में भी देखेंगे। तो देखिए, इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग डील विद द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन वैन नोटिस गिवन इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। मतलब ये सीपीसी का क्वेश्चन है, इसमें इंस्पेक्शन का पूछा गया है कि कौन से ऑर्डर और रूल्स में है। तो देखिए, ये आंसर जो इसका कौन सा होगा, क्योंकि जो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं उसी में एक आंसर राइट है। तो आपने अभी तक सोच लिया होगा कि कौन सा आंसर होगा आपका। तो इसमें जो आंसर होगा, राइट आंसर, वो डी होगा, ऑर्डर 11 रूल 17। तो अब आपको बताना है, जब हम कंप्लीट क्वेश्चंस कर लेंगे, कि आप कमेंट में कि आपके कितने क्वेश्चंस हैं जो ठीक हुए हैं। आगे भी हम और ऐसे मिक्स क्वेश्चंस देखते रहेंगे। फिर देखिए, क्वेश्चन है, बार टू फर्दर सूट इज़ डिलेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। मतलब आगे मुकदमा चलाने पर रोक सिविल प्रक्रिया संहिता में निम्नलिखित में से किसके तहत निपटाई जाती है। तो सेक्शन कौन सा होगा, मतलब ये ऊपर जो क्वेश्चन है उसका हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। अब ऑप्शन है वो सेम ही है कि सेक्शन कौन सा होगा, या धारा कौन सी है, 11 है, 16 है, 13 है, या 12 है। तो आपने सोच लिया होगा अभी तक कि कौन सा आंसर राइट होगा। तो जो इसका आंसर है वो डी राइट है, सेक्शन 12 है, जो आगे मुकदमा चलाने पर रोक जो है सिविल प्रक्रिया संहिता में निपटाई जा सकती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का, भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ है। तो क्या है, द बेस्ट फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म सूटेबल फॉर कंट्रीज लाइक इंडिया इज़। तो इसमें 4 ऑप्शन है कि केंद्रीकृत है, सौदाकारी है, या सहकारी है, या फिर परस्पर विरोधी संघवाद है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट है, या फिर कोऑपरेटिव है, बार्गेनिंग है, या सेंट्रलाइज है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन है, हिंदी इंग्लिश सभी में बता दिया है। तो अभी तक आपने सोच लिया होगा कि इसका आंसर कौन सा राइट होगा।
तो जो इसका आंसर राइट है वो है थर्ड, सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। मतलब भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ सहकारी संघवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वह मुख्य सिद्धांत है जिस पर संसदीय प्रणाली संचालित होती है। मतलब कौन सा पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है ऑपरेट होता है, ऐसा कौन सा मेन प्रिंसिपल है। तो इसमें 4 ऑप्शन है कि प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब पृथक्करण का सिद्धांत, और न्यायपालिका की सर्वोपरिता, मतलब सुपरमेसी ऑफ जुडिशरी, सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट, या फिर कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व, मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। तो जो इसका आंसर है इन 4 में से एक राइट होगा। तो आपने सोच लिया होगा अभी तक कि कौन सा जो इसमें ऑप्शन है वो राइट है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो जो इसका आंसर है वो डी है, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का नेता कहा जाता है। मतलब लीडर ऑफ लोकसभा किसे कहा जाता है, स्पीकर को, प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, या डिप्टी स्पीकर को। तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन का ही क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है वो आपके, जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो उसमें आर्टिकल है जो 75 उसका 1 क्लोज है उसमें भी दे रखा है। और यहाँ पे जो आंसर है वो आपने सोच लिया होगा। तो इसका आंसर है जो सी राइट है, प्राइम मिनिस्टर। फिर आता है, लेनदारों के बीच वितरण को रोकने के लिए संपत्ति आदि को धोखाधड़ी से हटाना या छुपाना इसके अंतर्गत आता है। मतलब फ्रॉडुलेंट जो होता है, रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एटसेट्रास टू प्रिवेंट डिस्ट्रीब्यूशन अमंग क्रेडिटर्स इज डिलेड अंडर। तो ये जो इसका आंसर होगा वो सेक्शन 421 है, 422 है, या फिर 23 या 24। मतलब चारों में से ऑप्शन में से कौन सा राइट है। तो ये अभी तक आपने डिसाइड कर लिया होगा। और वैसे इसका जो आंसर है वो राइट है, वो ए है, सेक्शन 421। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीसी का है। टू विच ऑफ द फॉलोइंग द लॉ ऑफ प्रजम्पशन अप्लाई। तो जो प्रजम्पशन है वो कहाँ अप्लाई होती है, तो अनुमान का नियम कहाँ लागू होता है। तो जैसे 4 ऑप्शन है, वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, मेंसरिया, डे मिनिमस नॉन क्रिटालैक्स, नन ऑफ दैम। तो जो इसका आंसर है वो अभी तक आपने डिसाइड कर लिया होगा, क्योंकि आईपीसी तो सभी मेन एग्जाम्स में आती है। तो जो इसका आंसर है वो बी राइट है, मेंस रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एविडेंस का है। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 65 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 द सेकेंडरी एविडेंस कैन बी एडमिटेड इन ब्लैंक एक्सेप्शनल केसेस। मतलब जो आपकी सेकेंडरी एविडेंस है, मतलब द्वितीयक साक्ष्य है, वो कौन से एक्सेप्शनल मतलब अपवाद या साधारण मामलों में स्वीकार किया जा सकता है। तो जैसे आप एविडेंस देखोगे तो उसमें आपके प्राइमरी और सेकेंडरी कुछ एविडेंस चलते हैं। तो ऐसा कौन सा एक्सेप्शनल केसेस हैं, 1 है, 2 है, कितने एक्सेप्शनल केसेस हैं जिसमें सेकेंडरी एविडेंस को जो एडमिटेड किया जाता है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं 3, 5, 7, 9। तो आपको बताना है कि कितने ऐसे जो एक्सेप्शनल जो पॉइंट्स हैं या केसेस हैं जिसमें सेकेंडरी एविडेंस को एडमिटेड किया जाता है। तो आपने जो अपना आंसर है वो डिसाइड कर लिया होगा। तो जो इसका राइट आंसर है वो सी है, 7 केसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडमिसेबल एविडेंस इज थस दैट विच इज़। मतलब स्वीकार्य साक्ष्य वह है जो रेलिवेंट है या नॉट एक्सक्लूड बाय एनी रूल ऑफ लॉ और प्रैक्टिस। मतलब या फिर कोई भी कानून या नियम या अभ्यास जिसको हम बोलते हैं वो उसके नियम के बाहर नहीं है, या फिर ए और बी नहीं, या फिर मतलब ए और बी दोनों है। ठीक है, तो ऐसे कुछ ऑप्शंस हैं आपके सामने, जैसे सी बता रखा है ए और बी, ठीक है, ए बी दोनों। तो आपको इसमें से जो आंसर है वो डिसाइड करना है। तो जो इसका आंसर होगा, राइट आंसर, वो ए और बी दोनों होगा। मतलब आपका आंसर डी राइट होगा, क्योंकि रेलिवेंट भी होना चाहिए और नॉट एक्सक्लूड बाय एनी रूल ऑफ लॉ और प्रैक्टिस। तो ये आपके 10 क्वेश्चंस थे। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर राइट हैं।